of role of external state and non state actors in the internal security। पेपर 3 के टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं और पेपर 3 के अंदर जो टॉपिक हमने पिकअप किया हुआ है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। कम से कम 50 से 55 मार्क्स का पेपर यहाँ पर एवरी ईयर पेपर नंबर 3 जो कि 250 का यूपीएससी मेंस के अंदर 50 से 55 नंबर, ओके, 50 टू 55 मार्क्स यहाँ से आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। तो चार क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं। तो हमारे पास एक सिलेबस में टॉपिक मेंशन है स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में। उस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले दो वीडियोस आप देख लेना, उसमें हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम टेररिज्म भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार आप पीछे रिवाइंड करके इससे पहले की वीडियोस में आप एक बार जा करके चेकअप कर लीजिएगा कि हमने कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन रहेगी वो मोस्टली नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर रहेगी, क्योंकि जो स्टेट एक्टर्स होते हैं उसके अंदर जैसे मान लीजिए कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को स्टेट एक्टर्स कौन सा जो थ्रेटन करता है, पाकिस्तान इज वन स्टेट एक्टर। For example, let us say China is sponsoring some kind of activity. It's a kind of a state actor. External state actor consider किया जाएगा उसको, जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म करने की कोशिश करता है। लेकिन मेजर तौर पे हम यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करेंगे कि कोई लेट अस से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मीडिया है, कोई एनजीओ है या कोई और ग्रुप है जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करता है, उसके बारे में हम यहाँ पर मेजरली अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके कि भाई लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, वो फ्रॉम पीपल एज वेल एज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसी कड़ी के अंदर आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स का। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ कि भाई नॉन स्टेट एक्टर्स होते क्या है और वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। मीनिंग ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होता है। सो जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं बेसिकली वो एक सिग्निफिकेंट उनका इन्फ्लुएंस होता है इंटरनेशनल अफेयर्स में, लेकिन वो किसी गवर्नमेंट से एफिलिएशन नहीं रखते। उसके अंदर वो कॉरपोरेट्स हो सकते हैं, मीडिया आउटलेट्स हो सकते हैं, कोई भी लेट अस से लिबरेशन मूवमेंट हो सकती है, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई एड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स हो सकती है। ये नॉन स्टेट प्लेयर्स में कंसिडर किए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं होती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट तो होता है जी। तभी तो इंटरनल सिक्योरिटी का अफेक्ट कर पाते हैं किसी दूसरी कंट्री की। ठीक है, देखो अभी हम यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर ऐसा तो नहीं है कि भाई सारे नॉन स्टेट एक्टर्स सारी एक्टिविटीज ही नेगेटिव करती हैं। मान लीजिए कि कोई एनजीओ है वो पॉजिटिवली कंट्री को अफेक्ट कर रही है, वहां के लोगों की किसी पुअर एरिया के अंदर जाकर के वहां के लोगों की हेल्थ केयर इंश्योर कर रही है, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है। सो ग्रास रूट एंगेजमेंट, ग्रास रूट लेवल पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, दे कंट्रीब्यूट अलॉट। उसके बाद लोकल कम्युनिटीज को, वनरेबल कम्युनिटीज को एम्पावर करती हैं, सर्विस डिलीवरी के अंदर हेल्प करती हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के राइट्स को इंश्योर करती हैं। सो ऑल दीज आर द पॉजिटिव रोल्स। ओके, इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट, कोई एमएनसी मान लीजिए दैट इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट ऑल्सो। ठीक है, सो ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे नॉन स्टेट एक्टर्स नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ एनी कंट्री फॉर देम सेक। जो स्टेट एक्टर्स होंगे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। स्टेट एक्टर्स के बारे में हम जहाँ पर बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे इंडिया का, क्योंकि वहाँ पर ही हम सारे नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, वहां पर ही हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। हम बिकॉज हमारे पास एक बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि मेजर चैलेंजेस जो हैं, मेजर चैलेंजेस posed by the major challenges posed by state and non-state actors, by state and non-state actors and non-state actors to the internal security of India. Okay, non-state to the internal security of India. So ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है नॉन स्टेट एक्टर्स, वो यहाँ से आपका एड्रेस हो जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। सो क्या चैलेंज पोज करते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, वो मैं एक बार फटाफट आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहला कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या पोज करते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या हैं बेसिकली। एथनिक कन्फ्लिक्ट, पहला पॉइंट एथनिक कन्फ्लिक्ट। देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर हमें पता है कि इंसर्जेंट मूवमेंट्स हमेशा एक्टिव रहती हैं, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक्टिव रहती है। फॉर एग्जांपल उल्फा उल्फा ऑर्गेनाइजेशन है एक जो असम और नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करती है, उसके मेंबर्स वहां पर इंसर्जेंसी को एक्टिव रखते हैं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इंडिया की जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको रेड कॉरिडोर स्टेट्स भी जिनको बोलते हैं, वो कॉन्टिन्यूस माओइस्ट और एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फेस करती रहती है। तो वहां पर भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सीपीआई माओइस्ट है, वहां के लोगों को रिक्रूट करती रहती है, वहां पे इन्फ्लुएंस करती रहती है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, वहां पे भी नॉन स्टेट एक्सटर्नल नो, देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंटरनल नॉन स्टेट एक्टर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स भी तो। फॉर एग्जांपल लश्कर ए तैयबा, इट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान।
जैसे मोहम्मद है, इट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। सो ये कॉन्टिन्यूसली इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर रीजन में मिलिटेंसी को इम्पैक्ट करते रहते हैं, मिलिटेंसी स्प्रेड करते रहते हैं वहां पर। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक रेडिकल आइडियोलॉजी है, ओके, या फिर कोई भी फाइनेंशियल नेटवर्क है जो कि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंस प्रोवाइड कराता है या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है या कोई भी डेंजरस मटेरियल प्रोवाइड करा देता है इन ऑर्गेनाइज करता है जैसे बोलते, तो ये कॉन्टिन्यूसली एक टेरर थ्रेट इंडिया के ऊपर इम्पोज करते हैं। टेरर थ्रेट हमेशा बना रहता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। ओके, जैसे हमने बता दिया यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का बता दिया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बता देंगे, टेररिज्म बता देंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कि जो ये एक्सटर्नल या फिर इंटरनल नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, ये ड्रग को ट्रैफिक करते रहते हैं क्रॉस बॉर्डर। सी आपको पता है कि ईस्टर्न बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बेसिकली गोल्डन ट्राइंगल से आपका बॉर्डर करता है, राइट, म्यांमार, थाईलैंड एंड कम्बोडिया, इस रीजन से। सो वहां से कॉन्टिन्यूसली ड्रग ट्रैफिक करना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। ओके, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें एंगेज करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ओके, पर्टिकुलरली द विमेन एंड चिल्ड्रन का, नेपाल और बांग्लादेश के थ्रू। उसके बाद फेक जो करेंसी है पर्टिकुलरली फ्रॉम पाकिस्तान, ताकि इंडिया की इकोनॉमी को कैसे भी करके वीकन किया जा सके, फेक करेंसी को लॉन्डर करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, ओके, टेरर फंडिंग करना। सो ये ऑर्गेनाइजेशंस इन एक्टिविटीज के अंदर एंगेज करती हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स। उसके बाद ये तो हमने बेसिक चैलेंजेस देख ले कि कैसे वो इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। अभी नॉन स्टेट एक्टर्स सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सोशल और इकोनॉमिक हमारा एक पॉलिटी है, उसको भी कैसे चैलेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया की जो कम्युनल फोल्ट लाइन्स है उनको फर्दर डीपन करती हैं, ओके, ताकि रिलीजियस राइट्स को इंसाइट किया जा सके, ओके, इंडिया की सोशल फैब्रिक को डैमेज किया जा सके। ओके, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइबर अटैक्स कैरी आउट करती है इंडिया के अंदर, जैसे कि लेजन हो गया या फिर एटीएम स्कीमिंग हो गया, राइट, ताकि इंडिया की जो एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है कैसे भी उसके ऊपर अटैक किया जा सके। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कैसे नॉन स्टेट एक्टर्स जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद एक्सेट्रा, हाउ दे कैरी आउट द मिलिटेंट एक्टिविटीज इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन ऑफ द इंडिया। So whether through smuggling of the weapons, smuggling of the drugs, smuggling of the terrorists, so all these non-state actors which are operating in the Pakistan, supplying the weapons, supplying the drugs, supplying the fake currencies, etc. in the India to damage the Indian economy and Indian polity. So ये पॉइंट्स हम याद रखें कैसे नॉन स्टेट एक्टर्स जो फॉर एग्जांपल नेपाल के अंदर ऑपरेट करते हैं, बिकॉज नेपाल और इंडिया का ओपन बॉर्डर है, वी हैव द ओपन बॉर्डर विद द नेपाल। Okay, we have the open border with the Nepal. So these groups engage in smuggling activities, फेक करेंसी का सर्कुलेशन कराया जाता है नेपाल के थ्रू, ह्यूमन और ड्रग ट्रैफिकिंग कराई जाती है नेपाल के थ्रू। सो अगेन यू सी हाउ द इलीगल एक्टिविटीज बाय कैरिड आउट बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स डैमेज द इंडियाज इंटरनल फैब्रिक, इंडियाज सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। सो दीज आर द नॉन स्टेट एक्टर्स, हाउ दे चैलेंज द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सो फॉर एग्जाम्पल यदि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है इंटर नॉन स्टेट एक्टर्स को लेकर के, सो फ्रॉम दीज पॉइंट्स you can very speedily answer the question, right now। अभी ये नॉन स्टेट एक्टर्स के हमने कुछ ब्रीफ में आपको पॉइंट्स बता दिए हैं यहाँ पर। द मेन पॉइंट इज हाउ वी कैन टैकल दिस चैलेंजेस। ओके, हाउ वी कैन टैकल दिस चैलेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट मेजर्स पूछ लेते हैं कि व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट टू टैकल द challenges or the threats posed by the non-state actors to the internal security of country। So if this kind of question is asked, you can answer that particular question। फर्स्ट पॉइंट इज द सेंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड द कोऑर्डिनेशन। देखो, जो पुलिस फोर्स होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर एक्ट करती है, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फेडरल और स्टेट एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रहे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंटर और स्टेट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है लाइक एनआईसी है, डेवलपमेंट काउंसिल, इनके थ्रू कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट रहे सेंटर और स्टेट का। ओके, उसके बाद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन हो, एक सेंट, ताकि हमारा जो अप्रोच है अभी वो फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, चाहे वो टेरर फंडिंग को काउंटर करने के लिए, चाहे रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने के लिए, वी नीड टू हैव अ इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर दैट। जैसे मैंने पुलिसिंग के बारे में बताया अभी आपको, इंडिया को अपनी पुलिसिंग को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। यूएन जो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म है दैट इज 222 police personnel per 100,000 people। okay, we need to follow this, need to have the reforms in the judicial institutions। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने बताया आपको यहाँ पर कि बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी स्मगलिंग होता है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ट्रक ट्रैफिकिंग हो, स्मगलिंग ऑफ द फेक करेंसी नोट्स हो, वो बॉर्डर के थ्रू होता है। यदि अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, यदि हमारा
border commission strong है यहाँ पर, then it would be very difficult for these organizations to smuggle the things across border. So ये very very important point है. उसके बाद जो हमारा आता है that is international coordination and cooperation. देखो जितने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज नंबर इनफैक्ट वो बाहर से ऑपरेट करती है, इंडिया से बाहर से ऑपरेट करती है. अभी यहाँ पर महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि वी नीड टू हैव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि दूसरे जो देश है उनके साथ हम कोऑपरेट करें, दूसरे देश को भी कोऑपरेट करने की जरूरत है. जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सनराइज लॉन्च किया था म्यांमार के साथ कोऑर्डिनेशन में, ताकि वहां के जो इंसर्जेंट्स हैं देख उन पर्टिकुलर इंसर्जेंट्स को टारगेट किया जा सके वहां पर. ओके, इसके बाद नीड टू हैव स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस, ताकि हम एथनो कल्चरल स्टडीज के ऊपर ध्यान दे सकें कि क्या इम्पैक्ट करती है बेसिकली फॉल्ट लाइंस अक्रॉस दीज कम्युनिटीज. सो ये पर्टिकुलर हमारे को. उसके बाद परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि गवर्नमेंट को परसेप्शन को मैनेज करने के लिए एक यूनिफाइड अप्रोच अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, ताकि किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर या किसी भी यंगस्टर ग्रुप के अंदर एक नेगेटिव परसेप्शन गवर्नमेंट एक्टिविटी ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी का ना जाए. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने के लिए परसेप्शन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ओके, उसके बाद जो आता है दैट इज द इंटरनेट एंड द सोशल मीडिया. यू नीड टू टेक अर्जेंट स्टेप्स टू काउंटर the growing radicalization in India through media, social media, okay, continuous community outreach campaign etc. okay, then we need to have a अपना जो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसके अंदर हमारे को रिफॉर्म करने की जरूरत है, ताकि कोई भी किसी भी लेट से कोई एक्सटर्नल एंटिटी है इंडिया की जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर अटैक ना कर सके. वी नीड टू हैव लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग टू टैकल दी थ्रेट्स पोज्ड बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स इन द कंट्री इंटरनल सिक्योरिटी. सो ये बेसिकली हमने किया यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या पोज करते हैं, और क्या मेजर्स हम ले सकते हैं जो चैलेंजेस नॉन स्टेट एक्टर्स पोज करते हैं टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ कंट्री. सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर. वेरी ब्रीफली हमने यहाँ पर सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए. आप इनको याद रखिएगा फटाफट. आप एक 15 से 10 नंबर का 10 मार्क करो या 15 मार्क करो, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं आंसर को. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी पायरेसी. सी ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ चुका है कि इंडिया का जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेटली 11,000 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है जो कि सी फेसिंग बॉर्डर बेसिकली. ओके, ओशन बॉर्डर. अभी अगेन थ्रू दिस बॉर्डर मैरीटाइम बॉर्डर हम नंबर ऑफ चैलेंजेस फेस करते हैं. सो यही हमारा क्वेश्चन आया था कि जो हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है इंडिया का उसके क्रॉस हम क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और क्या हम मेजर्स ले सकते हैं बेसिकली. ओके, तो यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, एक इंपॉर्टेंट चैलेंज डिस्कस करेंगे. मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे. पहले जो इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो हम डिस्कस करेंगे पायरेसी का, कि पायरेसी क्या होती है. सी अनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है ये. इंडिया ने अडॉप्ट की हुई है, इंडिया ने भी 1992 के अंदर ये हम यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट की थी कन्वेंशन. इंडिया सिग्नेटरी टू इट. इसका आर्टिकल नंबर 101 डिफाइन करता है पायरेसी क्या होती है. पायरेसी क्या बोलते हैं वो, कि कोई भी वायलेंट एक्ट हो या कोई भी ऐसा एक्ट जो कि सी फेरर्स या आउटर सी के अंदर अपने प्राइवेट एंड्स को मीट करने के लिए किसी दूसरी कंट्री के वेसल को या पर्सनल को हार्म करता है या थ्रेटन करता है, दैट इज द पायरेसी एक्ट के अकॉर्डिंगली. सिमिलरली हमारी कंट्री का जो एंटी पायरेसी एक्ट, मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट, वो भी डिफाइन करता पायरेसी क्यों, एनी इलीगल एक्ट ऑफ वायलेंस, डिटेंशन और डिस्ट्रक्शन performed by the crew passenger of a private ship or the aircraft against the ship's aircraft or person of another country, that is the piracy. Okay, ये बेसिक कुछ फैक्ट्स हैं ओशन के, इंडियन ओशन के बारे में, थर्ड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द वाटर. सो ये आप याद रख सकते हैं. बाकी हमारा जो मेन फोकस है दैट इज पायरेसी. डेफिनेशन ऑफ पायरेसी मैंने बता दिया, अनक्लोज के अंदर भी डिफाइंड है, मैरीटाइम पायरेसी एक्ट के अंदर, एंटी पायरेसी एक्ट के अंदर भी डिफाइंड है बेसिकली पायरेसी. पायरेसी के इफेक्ट क्या होते हैं, देखो कोई भी शिप है बेसिकली, किसी भी कंट्री का कोई कंटेनर शिप है, उसके ऊपर कोई भी पायरेट अटैक कर सकता है बेसिकली. सो वहां के जो बेसिकली क्रू मेंबर्स है दे कैन बी हेल्ड होस्टेज फॉर द मंथ्स. सो रिस्क ऑफ बीइंग हेल्ड होस्टेज फॉर द मंथ्स, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है यहाँ पर. उसके बाद जो कंट्री की जो शिपिंग इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली शिपिंग इंडस्ट्री वुड बी इंपैक्टेड, कि लोग कोई भी जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है, जो भी वेसल बाहर अप्लाई करता है ओपन ओशन के अंदर, वो एक इंश्योरेंस के अंदर आना जरूरी होता है. इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है बेसिकली. अब कोई भी अगर कंटिन्यूस रिस्क फेस करेगा आउटर सी के अंदर, तो जो कंपनी वो इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे या फिर उनके इंश्योरेंस प्रीमियम्स बहुत हाई हो जाएंगे. अनदर थ्रेट दैट वुड बी फेस्ड, देन पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस. जो पायरेसी के जो विक्टिम होंगे दे वुड बी सफरिंग फ्रॉम द पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस. ओके, एक दोबारा वो नहीं जाने का प्रयास करेंगे, कि दोबारा उनके कंट्री रजिस्ट करेंगे कि हम नहीं जाएंगे ओपन सी के अंदर. ओके,
वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिकली इंपैक्ट होगा, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो कंट्री का। सो चाहे वो कोई भी इंस्टॉलेशन हो कंट्री की, ओके, शिप्स हो, वेसल्स हो, दे वुड बी इम्पैक्टेड, उनके ऊपर थ्रेट होगा, तो डेवलपमेंटल कॉस्ट एक इंक्रीज होगी कंट्री की। सो पायरेसी के नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं, बेसिकली नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं, ओके। मेजर्स क्या लिए गए हैं नेशनल लेवल पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मेजर्स टेकन एट द नेशनल लेवल। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी नवल शिप्स होते हैं, ओके, जो भी नवल शिप्स होते हैं, दे ऑपरेट विद द हेलीकॉप्टर, ओके, उनके ऊपर एंटी पायरेसी हेलीकॉप्टर्स हमेशा उनके साथ ऑपरेट करते हैं, ओके। फर्स्ट पॉइंट से ऑपरेशनल मेजर। सेकंड पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल मेजर के अंदर क्या है कि हमने गुरुग्राम के अंदर इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर स्टैब्लिश किया हुआ है, ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के और जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी रिस्क फेस करते हैं उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी एक प्लेस पर रहे, दैट इज एट आईएफसी। थर्ड पॉइंट इज द सागर पॉलिसी, ओके, सागर पॉलिसी, ताकि हम एज ए इंडिया, हम इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह एक्ट, दैट इज द सागर पॉलिसी, ओके। वी इंडिया एक्ट एज अ overall security provider in the Indian Ocean, okay, that is the institutional measure we have taken up. Fourth is the international measures. What are the international measures? So as per the convention of 1982, unclosed convention, India has reaffirmed its dedication to upholding all nations right in accordance with the convention, कि सभी नेशंस हैं, जो जितने भी नेशंस हैं, सभी का राइट है कि ओपन ओशंस के अंदर, समुद्रों के अंदर वो अपने वेसल्स को फ्रीली प्लाई कर सकती है, फ्री लेके ले जा सकती हैं, बेसिकली, ओके। सो दैट इज द इंटरनेशनल मेजर्स। कुछ और मेजर्स जो हमने लिए हैं, ओके, वेदर इट इज द वी आर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन, जहाँ पर कंटिन्यूअसली मीटिंग्स होती हैं, ओके, ऑल द स्टेट्स ऑफ हेड्स की, और इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के चर्चाएं होती हैं। सो ये कुछ मेजर्स हैं जो हमने लिए हुए हैं पायरेसी को टैकल करने के लिए इंटरनेशनल ओशंस के अंदर। ये हम बता चुके हैं आपको कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अनक्लोज 1982 कन्वेंशन, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कंबैटिंग और इंटरनेशनल जो भी वाटर्स हैं उनके अंदर ऑपरेट करने को लेकर के, ओके। कन्वेंशन, अनदर कन्वेंशन जो आप याद रख सकते हैं, ये 1988 की कन्वेंशन है, बेसिकली, ओके। और जो कन्वेंशन है ये इंश्योर करती है कि कोई भी इंडिविजुअल कमिटिंग अनलॉफुल एक्टिविटी against the international ships, okay, they would be punished accordingly, okay. So convention for the suppression of unlawful act against the safety of maritime navigation 1988। सो एक ये कन्वेंशन है हमारी। उसके बाद इंडिया में एक हमने लॉ अडॉप्ट किया हुआ, एंटी पायरेसी एक्ट 2000, मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट। सो एक्ट डिफाइन करता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, एक्ट पायरेसी को डिफाइन करता है। उसके बाद एक्ट के अंदर कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्ट जो कि इंसाइट करता है या फैसिलिटेट करता है, ओके, पायरेसी को, दैट वुड ऑल्सो बी लाइबल फॉर द पनिशमेंट। सो ओके, सो कुछ प्रोविजंस आप याद रख सकते हैं एक्ट के। नंबर वन, एक्ट एक्स्ट्राडिशन, जो भी पायरेसी के ऑफेंसेस होंगे दे वुड बी एक्स्ट्राडाइटेबल, ओके। इसका मतलब ये हुआ कोई भी एक्यूज है जिसने पायरेसी की है या बाहर किसी कंट्री के अंदर है दूसरे में, तो ट्रायल फेस करने के लिए दैट पर्सन कुड बी एक्स्ट्राडाइटेड टू द इंडिया। ये पहला प्रोविजन है इस पर्टिकुलर एक्ट का, एंटी पायरेसी एक्ट का। दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जुडिशियल अथॉरिटीज के साथ मिल करके डेडिकेटेड कोर्ट्स एस्टेब्लिश करेंगे टू इंश्योर द स्पीडी ट्रायल्स। दैट इज सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज द अथॉराइज्ड पर्सनल, कि कोई भी अथॉराइज्ड पर्सनल होगा, ओके, कोई भी अथॉराइज्ड पर्सनल एज अथॉराइज्ड बाय द गवर्नमेंट दैट कैन अरेस्ट द पायरेट्स, और उनके वेसल्स को सीज कर सकता है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। तो फोर्थ पॉइंट इज द डिस्पोजिशन ऑफ द सीज्ड प्रॉपर्टी। ये बोला था कोई भी अगर मान लीजिए डेजिनेटेड अथॉरिटी है वो पायरेसी और पायरेट वेसल्स को सीज करती है, तो पर्टिकुलर सीज्ड वेसल्स को डिस्पोजिशन की जो अथॉरिटी होगी वो कोर्ट्स के पास होगी, ओके, दैट वुड बी द कोर्ट्स। जो एंटी पायरेसी एक्ट है उसके कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ कंसर्न्स आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। नंबर वन इज द एक्ट अलाउ द डेथ पेनल्टी फॉर पायरेसी। स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है एक्ट के अंदर डेथ पेनल्टी की पायरेसी के लिए, लेकिन सम कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये वायलेट करता सुप्रीम कोर्ट का एक प्रिंसिपल है कि रेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स के अंदर ही डेथ पेनल्टी दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास जाता जी एडिंग पायरेसी की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि भाई पायरेसी की डेफिनेशन है व्हाट इज पायरेसी, लेकिन दोस हु एड इन द पायरेसी उसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। जो हेल्प करते हैं पायरेसी में उसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। एक्स्ट्राडिशन चैलेंज है, देखो ऐसा नहीं होगा कि एक एक्यूज्ड है बेसिकली एक्यूज्ड ऑफ द पायरेसी, उसको आप इमीडिएटली एक्स्ट्राडाइट कर पाओगे। भाई दूसरी कंट्री को ये बोलती है ना कि भाई आप सामने वाले बंदे को इनोसेंस, अपनी इनोसेंस प्रूव करने की एक अपॉर्चुनिटी दोगे, ओके। सो ऐसे में क्या हो सकता है कि भाई कंट्रीज में नॉट एक्स्ट्राडाइट द सम पर्संस हु प्रिज्यूम टू बी गिल्टी इन अनदर जुरिडिक्शन। मान ले इंडिया में वो
गिल्टी है कि भाई इन्होंने पायरेसी कराई है, लेकिन दूसरी कंट्री जो उसको एक्स्ट्राडाइट करने से मना कर सकती हैं। ओके, ह्यूमन राइट के थ्रेट पे या बाकी कुछ भी एक इशू लगा करके। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एक्ट डजंट एड्रेस द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ द साइबर अटैक्स ऑन द शिप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइबर अटैक्स जो भी शिप्स फेस करते हैं उसको जेल में बेसिकली एड्रेस नहीं करता है। ओके, अभी तक हम पायरेसी पायरेसी के चैलेंजेस क्या हैं, किन रीजन से पायरेसी होती है, बेसिकली एंटी पायरेसी एक्ट, 1982 कन्वेंशन, 1988 कन्वेंशन, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। बट व्हाट वे फॉरवर्ड? सी, पायरेसी वेरी वेरी डेंजरस थ्रेट टू द फ्लाइंग वेसल्स इन द इंटरनेशनल वाटर्स। तो उसको टैकल करने के लिए कुछ हम वे फॉरवर्ड या कुछ मेजर्स सजेस्ट कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में, या फिर डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम उसमें भी एड्रेस कर सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कोस्ट गार्ड। देखो, जो कोस्ट गार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोस्ट गार्ड लीडरशिप है, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत बहुत ज्यादा है इंडिया को, क्योंकि अभी तक कोस्ट गार्ड फ्रेगमेंटेड जो लीडरशिप है उसके अंदर ऑपरेट करते हैं। नीड टू हैव अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। सेकंड फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट है लॉफुल बॉडीज, कि गवर्नमेंट चाहे वो मिनिस्ट्रीज हैं, बोर्ड्स हैं, पोर्ट ट्रस्ट हैं, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स हैं, ओके, मस्ट क्लियरली डिफाइन देयर स्टैट्यूटरी रूल। ऐसा नहीं होना चाहिए ओवरलैपिंग रोल्स की वजह से इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट मेजर्स वो इनफेक्टिव हो जाता है। सो नीड टू हैव क्लियर कट गाइडलाइंस, क्लियर कट स्टैट्यूटरी रूल्स फॉर द एवरीबॉडी। ओके, थर्ड पॉइंट इज द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क टू प्लेस सिस्टम्स एंड द प्रोसेसेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, प्रॉपर लेजिस्लेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लेजिस्लेटिव जो फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, जो कमर्शियल शिप्स होते हैं, देखो अभी गवर्नमेंट वेसल्स के ऊपर तो बहुत स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज, स्ट्रिंजेंट प्रोटेक्शन नॉर्म्स होते हैं, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनके लिए भी एक एफिशिएंट और इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर पायरेसी का थ्रेट फेस करते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज दी CRZ रेगुलेशंस। देखो, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की जो रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट लेकर के आई थी ताकि कोस्टल एरियाज है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को रेगुलेट किया जा सके। इनडिस्क्रिमिनेटली कोई कुछ भी आकर के इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग ना खड़ी कर दे वहां पे। बीचेस एटसेट्रा, इन प्रिस्टाइन बीचेस को भी मेंटेन किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि CRZ रेगुलेशंस को भी इन्फोर्स किया जाए, चाहे वो टूरिज्म को लेकर के हो, चाहे श्रिम्प फार्मिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियल एडवोकेसी ग्रुप्स एक्सेट्रा। वो क्या करते हैं, CRZ नॉर्म्स को, CRZ लॉज को वायलेट करते हैं। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि CRZ लॉज को ओके एक प्रूडेंट वे में इनको हम इंप्लीमेंट करें। सो दिस आर द वे फॉरवर्ड जो आप मेंशन कर सकते हो जब आपका पायरेसी पे कोई भी क्वेश्चन आता है। मैं आपको फटाफट क्विकली आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हमने वीडियो में क्या क्या देखा। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर्स को लेकर के। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, क्या चैलेंजेस पोज करते हैं इंडिया की सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिटी इकोनॉमी को। ओके, नॉन स्टेट एक्टर्स, और क्या मेजर्स ले सकते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स को जो चैलेंजेस पोज करते हैं उसको टैकल करने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो था हमारा बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम पायरेसी। मैरीटाइम सिक्योरिटी ब्रॉडर टॉपिक है, पायरेसी उसका एक सब टॉपिक है ब्रॉडर। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि मैरीटाइम जो पायरेसी है वो क्या होती है बेसिकली, और पायरेसी को टैकल करने के लिए कौन सी कन्वेंशंस बेसिकली ऑपरेट कर रही हैं, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले चुकी है, और हमें फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए उसको क्या हमने मेजर्स लेने चाहिए। दिस वर द टॉपिक्स ऑफ दिस वीडियो। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट बेसिकली जो हमारा सेक्शन है कि रोल ऑफ मीडिया और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का इंटरनल सिक्योरिटी में क्या रोल है। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है परसेप्शन को मैनेज करने में। इसके बाद हम मीडिया का रोल हम डिस्कस करेंगे। देखो, अभी तक हमने 3-4 वीडियो ही हम यहाँ पर हमने की हैं, और हम काफी सेक्शन ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये सारे सेक्शंस इंटरनल सिक्योरिटी के आप कंप्लीटली और थोरली कर लोगे तो आपका इंटरनल सिक्योरिटी का 50 to 55 मार्क्स इंश्योर हो जाएंगे। सो आई होप यू विल कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियोस। सी, जो भी आप लोग इस वीडियो पर आकर देख रहे हैं, प्लीज इंश्योर दैट कि आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, बिकॉज आई एम न्यू ऑन दिस चैनल। सो प्लीज सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो थैंक यू अगेन।